नमस्ते, आप सभी का विज्ञान अभ्युदय में स्वागत है। जैसा कि हम आर्यभट्टीय सीरीज को कर रहे थे, जो उसका प्रथम अध्याय था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्रथम अध्याय को हम कर रहे थे, तो उसमें कुछ श्लोक हो चुके थे, तो हम उससे श्लोकों से कुछ आगे बढ़ेंगे। हम देखने की बात यह है कि ये वाला पार्ट बहुत छोटा है, इसमें थोड़े से ही मंत्र, ज़्यादा मंत्र नहीं है। तो हमने इसका जो सार रूप में इसको एक तैयार किया है, और बहुत थोड़ा सा ये कठिन पड़ सकता है आपके लिए, तो हमने एक बेसिक पार्ट इसका बनाया है। सब श्लोकों के अर्थों को थोड़ा एक साथ ले लिया है, और काम काम की हल्का हल्का सा हम आइडिया आपको बता देंगे कि इसमें ऐसा कहा जा रहा है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है। जैसे पिछले मंत्रों में हम बात करें कि भग्नों की बात हुई थी, तो भग्न का एक आइडिया दे दिया था कि 360 डिग्री जो चक्कर लगाता है कोई भी ग्रह, उसको उसका भग्न कहा जाता है। तो सूर्य भग्न, चंद्र भग्न, पृथ्वी भग्न आदि आदि, ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं। हम डिटेलिंग में नहीं गए ज़्यादा, हमने जस्ट ऊपर से बता दिया कि ये 43,20,000 का ये सूर्य भग्न हो गया, 43,20,000 का। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो ये जो सूर्य भग्न है, देखा जाए तो ये एक महायुग के बराबर है। एक महायुग में भी इतना ही समय होता है। एक चीज़ कहा जाता है कि जो आर्यभट्ट जी थे, इन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि चारों युगों के जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है। इन्होंने एक ही मेजरमेंट दिखाया कि युगों का कुल कितना हो गया, कि एक मनु में जैसे 14 मनु है, 14 मनु में से एक मनु में से 72 महायुग है, और महायुग है ना, और एक महायुग में 4 होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा चारों का अलग अलग है। आज के टाइम में चारों का अलग अलग बताते हैं, जैसे 4:3:2:1 में। एक का जैसे कलयुग का बता दिए 4,32,000, और इसका दुगुना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग का, या कृतयुग भी बोलते हैं। तो इनका यानी कलयुग का 10 गुना क्या हो गया, महायुग की आयु हो गई, 43,20,000। तो इस तरीके से ये मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। दूसरा एक और चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, एक ओवरलैपिंग चीज़ आती है कि दोनों के अंत में कि एक ओवरलैप हो जाता है, तो इन्होंने उसको भी कोई इसका नहीं बताया, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया। कई लोग जोड़ते हैं, एक और युग को जोड़ते हैं, तो इन्होंने ये नहीं जोड़ा। तो इस तरीके से इन्होंने एक और बात बोली कि जो एक द्वापर का अंत हुआ था वो गुरुवार को हुआ था, और यानी अगले वार शुक्रवार से कलयुग का आरंभ हो गया था। इन्होंने मेजरमेंट भी दिया कि कितना टाइम हो गया, कोई 1,98,000, 61,000, 6100, 2000 के, 61,000 के आसपास ही कुछ है। तो इस हिसाब से मैंने उसको पूरा कैलकुलेट नहीं किया। आगे देखें तो इन्होंने चंद्र भगन के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर ही सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो चंद्र भगन के आधार पर एक कक्षा निकाली जाएगी, आकाश कक्षा निकाली जाएगी। उसका मेजरमेंट योजन में आएगा। आकाश कक्षा में यदि हम उस ग्रह के भगन का भाग दें, है ना, तो उसकी क्या आ जाएगी, कक्षा की, उस ग्रह कक्षा आ जाएगी, उस ग्रह की कक्षा का मेजरमेंट आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आप समझे। एक एक चंद्रमा से हमने क्या निकाला, आकाश कक्षा निकाली, एक कॉमन कक्षा निकाली। उसमें यदि उसके किसी भी ग्रह के भग्न का भाग दिया जाए, जो ऊपर मेजरमेंट आर्यभट्ट जी दे चुके हैं, उसका भाग दे तो सीधा ग्रह कक्षा आ जाएगी। तो इसका निकालने के लिए इसमें पहले किया 12 का गुणा, तो इसमें कितना था, 5 7 7 5 3 3 3 6, है ना। तो ये मेजरमेंट था 5,77,53,336। इसमें यदि हमने 12 का गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, राशि आ गई। इसमें फिर 30 का गुणा कर दिया तो अंश आ गया। इसमें फिर क्या कहते हैं, और 60 का गुणा कर दिया तो इससे क्या आ जाएगा, कला आ जाएगी। कला तो बहुत सुना होगा, कला में ही ज़्यादातर मेजरमेंट किया जाता है। और कला में भी यदि 10 का गुणा कर दिया, तो यानी किस इनका गुणा किया, 12 का गुणा किया, 30 का गुणा किया, 60 का गुणा किया, और अब कर दिया 10 का गुणा। तो 10 का गुणा करते ही क्या आ जाएगा अपने पास, आकाश कक्षा योजन आ जाएगा। यानी आकाश कक्षा आ गई, एक कॉमन कक्षा आ गई। उसमें हम यदि किसी भी ग्रह के भग्न का भाग देंगे, चंद्रमा के, पृथ्वी के, किसी के भी, सूर्य के, तो उसका क्या आ जाएगी, उसका कक्षा आ जाएगी, ग्रह कक्षा आ जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद ऐसा ही बताया गया है कि नक्षत्र कक्षा जो होती है वो क्या होती है, सूर्य के 60वें सूर्य में, मतलब 60वां हिस्सा जो होता है, वो सूर्य जो परिभ्रमण करता है अपनी परिधि की ओर, तो वो नक्षत्र कक्षा का 60वें हिस्से पे करता है ना। तो इससे आप लगा सकते हैं कि आप सूर्य कक्षा में 60 का गुणा कर देंगे तो नक्षत्र कक्षा आ जाएगी। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं।
अब दूसरा एक और मेजरमेंट है इनके व्यास का, ग्रहों के व्यास का। तो एक जो 8,000 प्रमाण का हाथ होता है पुरुष का, उसको एक योजन कहा गया है। तो योजन में ही सारा कैलकुलेशन दिया गया है। आगे भी मेजरमेंट आया है कई ग्रंथों में, तो इनमें एक मेजरमेंट भी दे दिया कि 8,000 हाथ का एक योजन बता दिया, और 1,050 योजन की जो पृथ्वी का व्यास बताया है। ऐसे ही 4410 योजन व्यास सूर्य का बताया है। ऐसे ही 315 योजन व्यास चंद्रमा का बताया है। ऐसे ही मेरू पर्वत का व्यास कितना बताया है, 1 योजन उसका व्यास बताया है। अब आता है बिंब व्यास। तो सूर्य का बिंब व्यास कितना बताया है, 63 बताया है। गुरु का 31 सही 1/2 के आसपास बताया है। बुध का 12 बताया है। शनि का ऐसे ही इन्होंने सारा मेजरमेंट दिया है। तो अब आगे बात करें इनकी थोड़ी सी, अब अक्षांशीय देशांतरीय इनकी बात होगी, है ना। तो इनकी बात करें तो अपन जो विषुववृत्त होता है, तो आपने सुना भी होगा विषुवत रेखा। तो सेंटर में जो रेखा होती है ना, उसको अपन ने विषुवत कह दिया। अब उसका उधर ऊपर की साइड ये हो गया उत्तर, और नीचे की साइड हो गया दक्षिण, है ना। तो अब इससे स्मॉल लाइन से जितना हटा होता है सूर्य, तो उसको कात्यांश बोलते हैं, जितना भी हटा हुआ है ना, कात्यांश, है ना। और जो सूर्य की परम क्रांति होती है, परम क्रांति 24 अंश तक होती है, 24 अंश तक जा सकता है इधर, 24 अंश तक इधर जा सकता है, इस रूप में होती है। और चंद्रमा का जो प्रथम क्षर होता है, परम क्षर होता है, जो मतलब मैक्सिमम वो किस दूरी पर हटा हो सकता है, क्षर की आगे आई है व्याख्या भी, तो उसका कितना है, 4.5 अंश, 4.5 अंश ये हटा हो सकता है जो अब चंद्रमा है। अब जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सर के बारे में और ग्रहों के दे दिया, फिर सर की व्याख्या उसके बाद की गई है। तो शनि का परम सर 2 अंश है, गुरु का 1 अंश है, इस तरीके से ये दिया है ना। कई ग्रहों का, शुक्र का 2-2 अंश, बुध और शुक्र का 2 अंश दे दिया, इस तरीके से। अब क्रांति मंडल से, अब देखिए आप इसको, क्रांति मंडल से चंद्र आदि ग्रह जितने उत्तर या दक्षिण होते हैं, है ना, उसको शर बोलते हैं, है ना। जो क्रांतिक मंडल है उससे जितना भी होंगे वो ऊपर नीचे, उसको शर बोल दिया। तो चंद्रमा का मैक्सिमम शर कितना है, 4.5 अंश है। अब मनुष्य का जो 4 हाथ का, या फिर इसको ही क्षणमंगल का बोल दिया, जो 4 हाथ का है, उससे क्या कहते हैं, 24 अंगुल का 1 हाथ होता है ना, इस तरीके से। क्योंकि ये मेजरमेंट दिया है, इसमें से मतलब इसको काट के देखेंगे तो 96/4 करके देख लीजिए, यही आएगा, है ना। तो अब क्या कहते हैं कि सूर्य जिस मंडल में घूमते हैं, अब सूर्य जिस मंडल में घूमते हैं उसको क्रांतिक मंडल, क्रांति मंडल की भी डेफिनेशन आ गई। और इस मंडल में जहाँ सूर्य होता है उससे जितना हटा हुआ होता है उसे शर बोलते हैं। चंद्रमा आदि जितना हटे होते हैं उससे वो होते हैं। और चंद्र आदि ग्रह जिस व्रत में घूमते हैं उसको विमंडल बोलते हैं, है ना। चंद्र आदि के जिसमें बोलते हैं विमंडल, और जिसमें सूर्य घूमते हैं उसको क्रांति मंडल। और इन दोनों का योग होता है पात। इस दोनों के व्रतों के योग को क्या बोलते हैं, पात बोलते हैं। अब जब आर्यभट्ट जी ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ उन्होंने कैलकुलेशन दिया है कि हमारे इस टाइम तो ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो मेषादि बिंदु है उससे कुछ पात इतने अंश हटे हुए हैं। तो बुध 20 अंश हटा हुआ था, शुक्र 60, मंगल 40, गुरु 80, शनि 100 अंश हटा हुआ था, है ना। और इनकी जो गति थी वो पश्चिमाभिमुख थी, है ना। और जो मंदोष वगैरह कई चीज़ें इन्होंने दी। मंदोष होता है जो मतलब कम गति वाले एरिए हैं, शीघ्रोच अधिक गति वाले वो है व्रत का हिस्सा। तो इस तरीके से वो दिया हुआ था। अब देखो 15 चंद्रमा का जो मंद परिधि भाग दिया है 31 सही 1/2 दिया है। इस तरीके से सूर्य आदि सबका दिया है। मंद परिधि भाग और शीघ्र परिधि भाग दोनों दिए हैं उन्होंने। तो इसमें इस तरीके से दिया गया है। ये ज़्यादा बहुत डिटेलिंग चीज़ हो जाएगी, हम ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे रहे हैं कि ये है, ऐसा ऐसा उन्होंने बताया है ना। उसके बाद जो मंद परिधि वाला है हिस्सा, उसमें जो पहला और तीसरा हुए हैं। और मतलब आप ये चीज़ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग जो सम और विषम वाली चीज़ें हैं, दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन मिलेंगी। जो पहला पद है, तीसरा पद है और पांचवा पद है, उसमें एक होगा, और जो क्या कहते हैं दूसरा पद होगा और चौथा पद होगा, उनमें तो अलग मिलेगा सम और विषम के रूप में। ऐसा इन्होंने मेजरमेंट भी दिया है। अब जो आगे की बात करें तो इन्होंने कहा है एक पाद में 60 अंश के भीतर 4.25 अंश की जीवा,
और जीवाखंड होता है। व्रत के रूप में बात चल रही है, आगे बहुत बड़ा गणित पाठ शुरू होने वाला है, तो वहाँ बहुत अच्छे से व्रत वगैरह वाली चीज़ें आएंगी, चापखंड व्रत वगैरह, तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा पूरा ठीक से। अभी हल्का सा इसको वैसे ही देख लेते हैं कि उन्होंने कहा 1 पे अर्ध ज्यामिति होती है 225, 2 पे 224, थोड़ी सी कम हो गई, 3 पे 222, इस तरीके से पूरा इन्होंने दिया, कम होती जाएगी, 24 पे आके 7 ही रह गई। तो इस तरीके से इन्होंने दिया है यहाँ पर। जो ये अपना पहला अध्याय वो ख़त्म हो गया है, अब दूसरा गणित पाठ शुरू होगा, तो उसको हम देखेंगे गणित वाले पोर्शन को धीरे धीरे। उसमें जो ज्यामिति गणित आई है, लीलावती में जो हमने पढ़ी थी वो बेसिक गणित थी, यहाँ पर आएगी जो ज्यामिति गणित आएगी, वृत्त वगैरह आदि आदि ये सब पोर्शन आएगा, वर्गमूल घनमूल ये सब भी आएंगे। तो इसको अपन देखते हैं। धन्यवाद।